SCC ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 56, और इसका ना पैरा नंबर 5 और 16 बहुत क्रूशियल है, बहुत क्लिंचिंग है। उसमें क्या कहा गया है पैरा नंबर 5 में कि इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं कि वहां मंदिर डिमोलिश किया गया, मंदिर तो डिमोलिश किया गया है। और पैरा नंबर 16 में कहा कि वक्फ संपत्ति नहीं है। ये दीन मोहम्मद साहब उन्हीं के केस में जिसपे मुस्लिम रिलाई करते हैं, ये उनके केस की फाइंडिंग है, तो ये उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो ये उन पे बाइंडिंग है। उनको ये भी पढ़ना चाहिए, पैरा नंबर 5 और 16 दीन मोहम्मद का आराम से चश्मा लगा के अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी सही मतलब निकलेगा। और उसमें यह भी कहा पैरा नंबर 16 में कि नमाज पढ़ लेने से हक नहीं हो जाता, आप घुस के कहीं पे नमाज पढ़ लें उससे आपका कोई राइट नहीं बन जाता। ये उन्हीं के केस में पैरा नंबर 16 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ एक्ट यूपी सरकार ने पास किया, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983। और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये मुझे लगता है हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट्स है। मुझे इसमें कोई डर नहीं है कि ये आर्गुमेंट और भी हिंदू समाज के लोग ले लें और भी सूट फाइल कर दें। अच्छी बात है, जितने सूट फाइल हो हम वहां पे जीतें और उसकी विक्ट्री हो, ये हमारा पर्पज है। अब ये जो आप पूरी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से तो ये केस बार्ड है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आ गया, तो ये सूट कैसे चल सकता है? ये पूछना चाहिए कि ये यूपी सरकार का एक्ट है काशी विश्वनाथ के केस में, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और इसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 क्या कहता है। और जो बात मैं कह रहा हूं ये आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है 1997 के जजमेंट को, उसको भी मैं बताऊंगा, पर ये मान के चलिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बोल रहा हूं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 क्या कहता है? टेम्पल मीन्स द टेम्पल ऑफ आदि विश्वेश्वर। मंदिर मतलब मंदिर ऑफ आदि विश्वेश्वर। आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ नहीं लिखा है। टेम्पल मीन्स द टेम्पल ऑफ आदि विश्वेश्वर जो तोड़ा गया, popularly known as Kashi Vishwanath Temple, situated in the city of Varanasi, which is used as a place of public religious worship and dedicated to or for the benefit of or used as a right by the Hindus as place of public religious worship of Jyotirling and includes, अब ये बहुत क्रूशियल है, क्या क्या इंक्लूड करती है, मतलब टेम्पल की सीमाएं क्या क्या हैं, and includes all subordinate temple shrines, सब shrines and the स्थान, आस्थान मतलब जो मैं 5 कोस की बात कर रहा हूं, अविमुक्त एरिया की, अस्थान, एंड ऑल अदर इमेजेस एंड डेटीज, मंडप्स, मंडप जो अभी मैंने आपको बताया कि 5 मंडप थे, वेल, टैंक्स एंड अदर नेसेसरी स्ट्रक्चर्स एंड लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू एंड एडिशंस व्हिच मे बी मेड देयर टू आफ्टर अपॉइंटेड डेट। मतलब जो कुआं, टैंक, मंडप, जो जितनी चीजें आज मस्जिद में पाई जा रही हैं वो सब ऑलरेडी सेक्शन 4(9) में मंदिर की संपत्ति मानी गई है। ये यूपी सरकार का एक्ट है। और सेक्शन 5 में ओनरशिप ऑफ द टेम्पल एंड इट्स एंडोमेंट शैल वेस्ट इन द डेटी काशी विश्वनाथ, ये पूरी ओनरशिप भगवान की वेस्ट हो गई, निहित हो गई, ये डिक्लेयर कर दिया गया। और यहां पे 2 बातें बताना मैं चाहता हूं। राम जन्मभूमि केस में ये बात उठी थी कि क्या जो इतिहास में हुआ है वो क्या हिस्टोरिकल रॉन्ग को रेक्टिफाई किया जा सकता है? तो पैरा 646 में राम जन्मभूमि के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर उसको सॉवरेन रिकॉग्नाइज करे तो उसको किया जा सकता है। तो ये तो सॉवरेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है हमारा राइट, तो इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए साहब। फिर तो राम जन्मभूमि के जजमेंट के पैरा 646 के हिसाब से है, जिसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक गलतियां अगर क्योर करनी है तो सॉवरेन क्योर कर सकता है और उसको जो सब्सिक्वेंट सॉवरेन है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो औरंगजेब ने जो तोड़ा था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय की जो राज्य सरकार थी जिसको इस पे कानून बनाने का हक था, उसने आदि विश्वेश्वर को मान लिया, उस एरिया को मान लिया, मंडप को मान लिया, कुएं को मान लिया, सब श्राइन्स को मान लिया, हर चीज को उन्होंने मान लिया और सारी प्रॉपर्टी डेटी में निहित कर दी। तो जब ऑलरेडी सारी संपत्ति भगवान में निहित हो चुकी है तो सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर कैसे होगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 1991 में आया, उससे पहले ही सारी संपत्ति भगवान को घोषित की जा चुकी बाय एक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और इसके बाद इस एक्ट को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मैं साइटेशन यहां पे बताना चाहूंगा, 1997 4 SCC पेज 606। और इसके पैरा 1 में ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको हिस्ट्री कि वहां पे ऐबक ने तोड़ा, तोडरमल ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा, वो सारी बातें लिखी हैं। और उसके बाद ये अविमुक्त एरिया है, इसके क्या बिलीफ है, हमारी वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें बहुत ही विस्तृत रूप से जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट में समझाई हैं और इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया।
ऑलरेडी अपहोल्ड हो चुका है। और आगे बढ़ने से पहले अपनी बात, एक चीज मैं बोलना भूल गया था कि जब मैं दीन मोहम्मद का केस बता रहा था तो उसमें एक क्रूशियल बात यह थी कि उसमें जो हिंदू तो पार्टी थे नहीं, राज्य सरकार थी जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उसने 15 विटनेस एग्जामिन किए थे उस समय, और सारे विटनेसेस ने हमारे पक्ष में गवाही दी थी। क्या गवाही दी थी? कि मां श्रृंगार गौरी की वहां पे पूजा होती है, अभिमुक्त क्षेत्र है, ये पंच मंडप है, हिंदू जगह के ओनर हैं, और वहां पे इनविजिबल डेटी है जिसकी हम पूजा करते हैं, और इवन आफ्टर डिमोलिश करने के बाद भी हम पूजा करते रहे। 15 विटनेसेस की गवाहियां हैं, सारी गवाहियां टाइप करके ट्रांसलेट करके लगाई जा चुकी है हमारे सूट 1936 की जो फटे हुए डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये इस केस की लीगल हिस्ट्री, लीगल पहलू है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूं जिसमें आप रोज, क्योंकि ये सारा बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी था, अब आप रोज सुनते होंगे कि भाई ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है और इसीलिए केस नहीं चल सकता। तो जब हमारे माननीय रस्तोगी साहब ने 15 अक्टूबर 1991 को ये सूट दायर किया था, उनके सूट का नंबर है 610 ऑफ 1991, उन्होंने जब ये सूट दायर किया था तब उसमें एक ऑब्जेक्शन आया मुस्लिम्स द्वारा कि भाई ये सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 से बार्ड है, इसलिए सूट नहीं चल सकता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे, इसी समय इस पहलू को मैं समझाना चाहता हूं कि रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड यूज्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, कि जो 15 अगस्त 1947 को उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर था, धार्मिक स्वरूप था, वो नहीं बदला जाएगा। तो धार्मिक स्वरूप उस जगह का तो मंदिर का था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से और जुडिशियल रिकॉर्ड से कि आपके घुस आने से, वहां पे नमाज पढ़ लेने से कभी मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो यही बात मैं अपनी बात अगर उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूं, अगर आज मैं किसी मस्जिद में मूर्ति रख के पूजा कर लूं तो क्या उसका धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या अगर कोई आज मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? इसीलिए लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अधूरा पढ़ते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि सेक्शन 4(2) ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 को उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का था, और उसी के लिए ये जो ट्रायल कोर्ट का आपने जजमेंट सुना मीडिया द्वारा, ये उसी के लिए एक आगे की कवायद है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या था ये देखा जाए और इसके लिए एएसआई से फर्दर एविडेंस मंगाई जाए। तो आप, सवाल यह है कि आप इस एक्सरसाइज से भाग क्यों रहे हैं? मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके केस में दम है और आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है, और मस्जिद का पिछला भाग मंदिर का नहीं है, मस्जिद के किसी भी भाग में कोई मंदिर का मटेरियल नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वेक्षण हो जाने दीजिए, वो जो भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसको हो जाने दीजिए। पर जब ये बात हम करते हैं तो वो आड़ लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, कहते हैं नरसिम्हा राव ने जो, सरकार ने जो एक्ट बनाया था ये गीता और बाइबल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैं अपने आर्गुमेंट को यहां पे कंसाइज करके कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो किसी आदमी को कोर्ट जाने से रोकता है ना, कि जो भी धार्मिक स्वरूप है 15 अगस्त 47 का वो रहेगा और आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप हमें कोर्ट जाने से रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको सारे अधिकार हैं, सारे कानूनों में हर चीज को डिक्लेयर करने के, रेस्टोर करने के, वफ एक्ट में। मैं उस डिटेल में, निटिग्रिटीज में नहीं जाना चाहता हूं। तो सवाल यह है कि ये किस तरह की विडंबना है जितने मुस्लिम लीडरान हैं उनकी, कि आप हमें सवाल पूछने से रोक रहे हैं। अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है तो आइए साहब सूट में 2-2 हाथ हो जाएं, तर्क का मैदान है, और डिसाइड हो जाए कि किसने वहां मंदिर तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी, 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था। क्योंकि अगर आज मैं कहूं कि इस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक एक्ट ले आए तो आप कहेंगे नहीं, पार्लियामेंट नहीं डिसाइड कर सकती है, कोर्ट से डिसाइड होना चाहिए। और जब कोर्ट से डिसाइड हो रहा है तो आप कह रहे हैं हमें कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे विश्वास नहीं है। तो इस देश के संवैधानिक सेटअप में दो ही लोग तो कोई डिस्प्यूट डिसाइड कर सकते हैं, या तो पार्लियामेंट या तो कोर्ट। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी तो आप कहोगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ, और अगर कोर्ट डिसाइड करेगी तो आप कहोगे हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। तो ये तो आपके, ये उनके लॉजिक की बात है। तो मैं इसमें ये हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि जब ये रस्तोगी साहब का जो सूट है ये उन्होंने फाइल किया था, इसके बाद इसमें फाइंडिंग आई सिविल जज साहब की 18 अक्टूबर 1997 को, और उनका सूट डिसमिस कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये सूट बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। उसके अगेंस्ट हिंदू पक्ष हाईकोर्ट गया, और 23/9/1998 को डिस्ट्रिक्ट जज साहब, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, 23/9/1998 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ किया और कहा कि नहीं, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं एविडेंस के रूप में सूट में देखी जाएंगी। और इसके अगेंस्ट
अंजुमन इंतजामिया जो मस्जिद कमेटी है वो 8 अक्टूबर 1998 को हाईकोर्ट गई। और विडंबना देखिए, जब हाईकोर्ट गई 22 साल से केस स्टे है हाईकोर्ट में, जज का तस आगे नहीं बढ़ा। इससे ज्यादा संयम किस समाज के अंदर, किस समुदाय के अंदर होगा? या लीगल व्यवस्था में विश्वास रखने वाले कौन सा ऐसा मजहब है जो इतनी ज्यादा पौराणिक सिटी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी जो हमारे धर्म का मूल है, उसके लिए 22 साल से मैटर हाईकोर्ट में स्टे रहा, समाज का कोई व्यक्ति चुप रहा, कोई चू तक नहीं किया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 28 मार्च 2018 को एशियन रीसरफेसिंग के केस में। उसमें कहा गया कि जो भी मैटर में इंटरिम ऑर्डर्स पास हुए हैं वो वेकेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और उसी के बाद जस्टिस आशुतोष तिवारी ने इस ट्रायल में आगे प्रोसीड किया और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑर्डर किया। 4 फरवरी 2020 को मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी कि साहब आप सूट से नहीं प्रोसीड कर सकते हैं, ऑलरेडी मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे चुका है एशियन रीसरफेसिंग के केस में, तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाउंड है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जब ये सूट आगे बढ़ता है तो आप आड़ ले लेते हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। आप कहते हो केस चल ही नहीं सकता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपका रिट पिटिशन पेंडिंग है जिसमें 22 साल से हमारा सूट स्टे रहा और अब उसका फैसला रिजर्व हुआ है 15 मार्च को। मैं और मेरे पिताजी भी उसमें बहस करने गए थे और अब उसके अगेंस्ट जो भी उसका फैसला आएगा आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो आप तो जितने साइड के इश्यूज हैं उसको लेके लड़ रहे, मेन इश्यू पे तो आइए, मेन मुद्दे पे तो आइए, मेन सूट को तो लड़िए, मेन ट्रायल को तो आगे बढ़ाइए। आप मेन ट्रायल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उसमें मामला पेंडिंग है जिसमें जजमेंट आने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस जजमेंट में भी हम जीतेंगे और हाईकोर्ट की फाइंडिंग आएगी कि सारा मामला ट्रायल में देखा जाएगा। अब इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, वहां पे लड़ाई होगी कि भाई ये सूट चल ही नहीं सकता है। तो सवाल ये है, मुद्दा ये है, सूट क्यों नहीं चल सकता है? अगर आपके केस में दम है, आपने वैलिड मस्जिद बनाई है, आपने वक्फ बनाई है और आपके बादशाह सलामत ने नहीं तोड़ी है, तो आइए तर्क के मैदान में एविडेंस लीड करिए। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से कहीं आपका हक नहीं हो जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो डायरेक्शन हम पढ़ते हैं, इसका जो पेज 11 में पैरा 5 है, ये इस पूरे ऑर्डर की आत्मा है। पेज 11 पैरा 5 वो क्या कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मेन पर्पस क्या होगा, प्राइम पर्पस क्या होगा। मैं इसको पढ़ के बता भी देता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसका प्राइम पर्पस ये होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे शैल बी टू फाइंड आउट एज टू वेदर religious structure standing at the present at the disputed site is a superimposition, alteration or addition, or there is any structural overlapping of any kind with or over any other religious structure। तो मतलब कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप जाके देखिए कि वहां पे क्या कोई मंदिर का मटेरियल लगाया गया है कि नहीं लगाया गया आज के मौजूदा स्ट्रक्चर में, और लगाया गया तो वो मंदिर का स्ट्रक्चर कितना पुराना है। अब इस कवायद से, इस एक्सरसाइज से किसी को कैसे कोई आपत्ति हो सकती है? और अगर आपत्ति हो रही तो मुझे लगता है ये संवैधानिक व्यवस्था है। 22 साल हमने संयम रख के चुप रहे और उसके बाद जब ये ट्रायल प्रोसीड कर रहा है तो मैं सारे जिलानी साहब, जफर आप जिलानी साहब और जितने मुस्लिम लीडर ने उनकी बातें सुन रहा था। वो कह रहे थे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 मार्च को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा पेंडिंग है, उसमें जजमेंट रिजर्व हो गया है, तो ट्रायल कोर्ट को प्रोसीड नहीं करना चाहिए। यही बात तो कह रहे हैं इतने दिनों से, पिछले 2 दिनों से मीडिया चैनलों पे। तो उनसे पूछिए कि जब एशियन रीसरफेसिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सारे इंटरिम ऑर्डर वेकेट कर दिए और उनका जो एप्लीकेशन उन्होंने जज के सामने मूव किया था कि आप ट्रायल पे ना प्रोसीड करिए, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट गए, वो कोई ऑर्डर नहीं ले पाए, तो ट्रायल कोर्ट ने लीगली प्रोसीड किया है। और अगर अल्टीमेटली मैं एक बार आर्गुमेंट के मान भी लूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड है, तो जब सुप्रीम कोर्ट इसमें अल्टीमेटली डिसाइड करेगी तो ये सूट खत्म हो जाएगा। पर कम से कम उतना हम टाइम तो बचा लें। अगर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये सर्वेक्षण हो जाता है तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में तो आएंगी नहीं, ये सारी चीजें सील कवर में कोर्ट के सामने रहेंगी। और अगर अल्टीमेटली वो जीत जाते हैं, जो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो ये वैसे का वैसे डेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और अगर नहीं जीतते हैं तो ये जो टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया 22 साल वेस्ट हुए, अगले 2-3 साल ना वेस्ट हो, ये उसके लिए काम आएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली होल्ड कर देगी, सपोज करिए हमारे पक्ष में, कि ये सूट में ट्रायल में देखा जाएगा, एविडेंस में लीड किया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या स्थिति थी, तो ये तब हमारा जो 2 साल 3 साल तो बचेंगे। ऑलरेडी हमने इतना संयम रख के, इतना धैर्य रख के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने रखनी थी। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया कि काशी विश्वनाथ का केस आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें। और